नमस्कार दोस्तों, भास्कर दूत की इस खास एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और इस खास एपिसोड में आज सीधी बात करने के लिए हम एक और ऐसे चेहरे को, एक और ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो कि दावेदार है एक विधानसभा के। कौन सा विधानसभा है और कितना उनका काम है, कैसे कैसे वो लोगों से मिलते हैं और क्या उनकी बातें रहती है, आज उनको आपके सामने लेके आते हैं और वो सारी बातों को, आपके सारे सवालों का जवाब उनसे लेते हैं। मैडम नमस्कार, भास्कर दूत के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जी नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत कहाँ से किया और कब से हुआ है? देखिए, मैं अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत 2011 से की हूँ और जिला पंचायत सदस्य के रूप में मुझे टिकट मिला और जिला पंचायत सदस्य के रूप में मैं निर्वाचित होकर अपना राजनीति की शुरुआत की हूँ। आप एक महिला हैं, गृहिणी भी है, आपका भी घर परिवार है, तो आप एक तो घर की जिम्मेदारी, जवाबदारी और फिर उसके बाद राजनीतिक पार्टी की जवाबदारी कैसे निर्वहन करते हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते बहुत सारा दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। अगर आप महिला हैं तो निश्चित रूप से आपको राजनीतिक में अगर आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं तो घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मुझे हमेशा से, चाहे मेरे हस्बैंड का हो, चाहे मेरे घर परिवार का हो, हमेशा से मुझे सपोर्ट मिला है और बिना सपोर्ट के महिलाओं का राजनीतिक संभव नहीं है, जो मुझे हमेशा ही से मेरे घर परिवार से मिला है। तो आसानी से मैं एक महिला होने का जो घर का दायित्व होता है वो भी, और एक राजनीतिक का दायित्व होता है वो भी मैं अच्छे से कर पाती हूँ। जी, विपक्ष में रहते हुए जिला पंचायत सदस्य के आप तब के 5 साल और अभी वर्तमान के 5 साल में आपका क्या एक बदलाव रहा है? मैं जब जिला पंचायत में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी तो निश्चित रूप से मैं राजनीति में नहीं थी, तो सोच और समझ थोड़ी बहुत थी, उतनी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक में मैं जैसे ही आगे बढ़ते गई, सोच भी बढ़ता गया, समझ भी बढ़ते गया और वो 5 साल और आज के 5 साल में बहुत बदलाव हुआ है। मैं एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में ही थी, एक जनप्रतिनिधि, लेकिन आज अगर देखा जाए तो प्रदेश स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, मेरा एक अलग पहचान और नाम है। बोलते हैं कि हाँ, ये क्रांति बंजारे है, वो नाम मैं अपना नाम शुरू से मतलब बना के रख लीजिए। हाँ बिल्कुल, एक क्रांति बंजारे का एक नाम है, तो निश्चित रूप से मैं वो नाम चाहे प्रदेश स्तर में हो चाहे राष्ट्रीय स्तर में हो स्थापित हुआ है। और वो 5 साल और अब के 5 साल निरंतर मैं आगे बढ़ते गई हूँ आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, और निश्चित रूप से मैं आगे ही भी बढ़ूंगी। क्रांति बंजारे जो है अभी वर्तमान में देखा जाए तो डोंगरगढ़ के विधायक पद के लिए दावेदारी कर चुके हैं और दावेदारी करने के बाद ये लोगों से कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से इनका काम आगे चल रहा है, ये लोगों से कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या लोगों के हित के लिए काम करवाए हैं? जी बताएंगे, किस प्रकार का काम आप लोगों के लिए, जनता के हित के लिए करवाए? मैं एक उदाहरण बता देना चाहती हूँ कि जी जरूर। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल, डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिसमें मेरे क्षेत्र बखत रंग कठेरा की एक वर्मा परिवार था जिसकी बेटी का जीप था ही नहीं बचपन से। वो लोग बहुत गुहार लगाते थे कि मेरी बेटी का ऑपरेशन होना है, खेत भी बिक गया उनका, गुहार लगाया, कुछ हुआ नहीं। और विपक्ष में थी तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसका कुछ हुआ नहीं। जब हमारी सत्ता सरकार आई, भूपेश बघेल जी की सरकार, तो निश्चित रूप से मैं भूपेश बघेल जी के पास मैं गई और भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि लोगों को समझ के उसके हित का काम करते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से उसका नाम भी लेना चाहूँगी। बखत रंग कठेरा के किशोर वर्मा जी हैं, उसके छोटी वाली बेटी का ऑपरेशन था, तो भूपेश बघेल जी को मैं बोली कि भैया इनको ऑपरेशन होना है और बाहर होना है, 3 ऑपरेशन होना है, एक ऑपरेशन हो चुका है खेत बेच के, दूसरा ऑपरेशन होना है। भूपेश बघेल जी ने त्वरित पूछा कि क्रांति कितना पैसा लगेगा। मैं बोली कि भैया 1 लाख लगेगा उसको। भैया बिल्कुल नहीं सोचे कि क्या है कैसे, तुरंत 1 लाख पैसा जारी किए चेक के माध्यम से और उसको वहां तक पहुंचा। आज उसकी बेटी का दूसरा ऑपरेशन हो चुका है और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी है। मुझे खुशी होता है कि हम अगर लोगों के बीच अगर जा रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर पा रहे हैं, उसकी दुआ मिलता है और दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो भूपेश बघेल जी का जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं उतना कम है। और जब भी मुझे लगा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेके, छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी मांग है, तो भूपेश बघेल जी के पास मैं जाके अपना बात रखती हूँ कि भैया मेरे क्षेत्र का ये समस्या है, इनको ये परेशानी है, तो निश्चित रूप से सुनते हैं, उसको करते भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जिसको हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम करते हैं और करना भी चाहिए।
अगर हम एक जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र में हम जब वोट मांगने जाते हैं तो क्षेत्र की जो वोट मिलता है ना, वो एक सोच, एक ललक के साथ एक आशीर्वाद के रूप में मिलता है। लोगों की एक सोच रहती है कि अगर हम इसको जनप्रतिनिधि चुन के लाते हैं तो ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, मुद्दों को उठाएगी, कुछ नहीं तो हमारे क्षेत्र में आएगी तो जरूर, पूछने तो आएगी। तो वो चीज़ मैं जब जिला पंचायत में थी तब से और अब भी मैं अपने क्षेत्र में स्कूटी में दौरा करती थी, आप लोगों को अच्छे से जी। पता है। और जो छोटी मोटी समस्याएं होती थी, निश्चित रूप से आज भी मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। पार्टी तो अपने जगह है, लेकिन मेरे क्षेत्र की समस्या कहीं पे मुझे नॉलेज आता है कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है और मुझे उस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे आंदोलन भी करना पड़े तो मैं आंदोलन भी करती हूँ, कलेक्टर के पास भी जाती हूँ, जिसके पास जाना भी हो, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के पास भी जाके अपनी गुहार लगाती हूँ कि भैया मेरे क्षेत्र का ये समस्या और ये समाधान है, आपको करना है। तो निश्चित रूप से करते भी हैं तो अच्छा लगता है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हम किसी के काम आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो जनप्रतिनिधि का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि अपने लोगों से वो मिले, उनसे बात करे, उनकी सारी तकलीफ़ों को समझे और समझ करके वो तकलीफ़ का निराकरण भी किया जाए। इनके द्वारा वो एक बच्ची को एक कहा जाए तो जीवन दान मिल गया। तो ऐसे ही अगर सभी जनप्रतिनिधि काम करेंगे तो कहीं न कहीं वोटर जो है वो अपने मन में यह भी सोच सकते हैं कि हमारा वोट सही जगह गया। आगे इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जी बंजारे जी, पहले के कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जो विपक्षी होते हुए आप नहीं करा पाए हैं? देखो, जब हम विपक्ष में रहें तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे जी। और उसके अगेंस्ट में हम जिला पंचायत सदस्य थे, लेकिन छोटी मोटी जो मांग रहता था क्षेत्र का उसको हम लोग नहीं करवा पाते थे, तो फील भी होता था कि हम विपक्ष में हैं तो शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हम लड़ाई लड़े हैं और आगे भी अभी हमारी तो सरकार है। जी, अब वो तो विपक्षी बात थी, लेकिन अब माना जा सकता है कि इस कार्यकाल में वो पूर्ण हो पाएगा? पूर्ण हो पाएगा नहीं, पूर्ण हो चुका है। जब मैं बताना चाहूंगी, पहला वाला क्वेश्चन आपका था कि विपक्ष में रह के ऐसा कौन सा काम था जिसको आप लोग नहीं करवा पाए, तो मैं बता दूं जिला पंचायत के समय मैं विपक्ष में थी। जब किसान आंदोलन चला उसमें मैं जेल भी गई हूँ 3 दिन के लिए। मैं जेल का यात्रा की किसान आंदोलन को लेके। जब किसानों की समस्या थी, किसान मांग करते थे, जब बीजेपी वाले लोग घोषणा किए थे 21 रुपए में समर्थन मूल्य देंगे और बोनस देंगे, वो पूरी हो नहीं पा रही थी, तो उसको लगातार हम एक आंदोलन के रूप में हम आंदोलन किए, लगातार आंदोलन किए। और उस मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं 3 दिन की जेल का यात्रा भी विपक्ष में रह के मैं गई हूँ। और निश्चित रूप से अभी आपका फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि हम आदरणीय भूपेश बघेल जी का आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि भूपेश बघेल जी का जो सोच था कि जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले मैं 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करूंगा, किसानों का कर्ज माफ करूंगा, और जो कहा है सो किया है। सबसे पहले भूपेश बघेल जी ने जब सरकार में आया तो सबसे पहला जो साइन था वो किसानों के कर्ज माफी को लेकर था। तो पहला हम जब विपक्ष में थे, 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाई जिला पंचायत में, तो लंबा एक आंदोलन हम किए हैं उस मांगों को लेकर। उस मांगों को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आज हमारी सत्ता सरकार है, आदरणीय भूपेश बघेल जी का सरकार है, जो कहा है वो किया है, और किसानों के हित में जो हम तब नहीं कर पा रहे थे वो अब कर रहे हैं। जी, 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रहे हुए हैं। उस वक्त आपने ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा उठाया है? जी, उस समय का बड़ा मुद्दा ये था, आप देखेंगे राजनांदगांव जिले में अखफोड़वा कांड हुआ था जी। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जिसमें एक महिला को, एक लड़की को डेथ हो जाने पर उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। किसानों का कर्ज माफ हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला का सम्मान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, ऐसे बहुत तमाम मुद्दाएं हैं जिसको लेके लगातार हम विपक्ष में रह के मुद्दा उठाए थे। अभी कितने लोगों को आपने अपने क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी वर्तमान में आपकी पार्टी की सरकार है, तो उनकी योजनाओं को कितने लोगों को लाभ दिला पाए हैं? 100% सभी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रही है। कहीं ना कहीं आप भी प्रेस वाले हैं जी।
आपको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रही है, जी। चाहे युवा हो, महिला हो। यहाँ छत्तीसगढ़ में निवासरत हर वो परिवार, हर वो नागरिक को छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश की सरकार की जो योजनाएं है वो किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही है। एक आपने एक विधायक को पिंच किए कि विधायक के माध्यम से कितने सारे लोगों को आपने फायदा पहुंचा है। तो मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ तो आदरणीय भूपेश बघेल जी का जो सोच है, हर घर, हर परिवार, गांव-गांव भूपेश सरकार का जो योजना है वो पहुंचा है। तो एक विधायक नहीं, हमारे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उसके वो माध्यम खुद ही बैठे हुए हैं अभी। खुद ही बैठे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार है, तो हर परिवार, हर एक परिवार तक पहुंचा है। मेरे से ज्यादा तो आप जानेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि मीडिया वालों को ज्यादा पता रहता है। तो भूपेश बघेल निश्चित रूप से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। मुझे लगता है कि आपके परिवार में लाभ पहुंचा होगा। विधानसभा यानी कि विधायक का क्या पदभार होता है और उसके लिए कैसा और कितना मजबूत कंधा चाहिए, जानते हैं उस क्रांति बंजारे जी से, जो अपने किस उद्देश्य को लेकर के वो विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जी, आपका उद्देश्य क्या है? मैं एक जनप्रतिनिधि इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि गांव परिवेश में, मैं जिस गांव से आती हूँ, हम महिलाएं जिस गांव से आते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है कि एक महिला को घर से निकलना, फिर राजनीति करना, घर भी संभालना। तो आपने कहा कि जनप्रतिनिधि मतलब चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। जी। निश्चित रूप से मेरा भी एक सपना है कि मैं विधायक बनूं, और विधायक के और ऊपर भी कुछ हो तो वो भी मैं बनूं। हर जनप्रतिनिधि का एक सोच रहता है। मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि मैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ रहता है जिसको जनप्रतिनिधि आप रहोगे तभी आप पूरा कर सकते हो। जी। क्षेत्र की बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं जुड़ी रहती है, जो छोटी छोटी हम समस्याएं को देखते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। जब अभी आप क्षेत्र में जाके देखोगे, गांव में जाके देखोगे, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती है जिसको हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ही हम पूरा कर सकते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, बिना जनप्रतिनिधि आप रह के उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर मैं डोंगरगढ़ विधानसभा से मुझे टिकट मिलता है और मैं चुनाव जीत के भी आती हूँ, अगर शीर्ष नेतृत्व ने अगर ऐसा मुझ पे विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम चुनाव जीत के भी आएंगे। और चुनाव जीत के आने के बाद जो क्षेत्र की समस्याएं रहती है, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, लोगों की बात को सुनना, तो वो मुझे लगता है कि मेरा जो संघर्ष है, जो कहते हैं ना कि संघर्ष की कहानी क्रांति की जुबानी, तो निश्चित रूप से एक माहौल बना है कि मैं जिस परिवार से, जिस घर से आती हूँ, तो बहुत नॉर्मल परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में ऐसा राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। और भूपेश जी का जो सोच है कि परिवार में मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, विधायक बन सकता है, तो निश्चित रूप से मैं अपना संघर्ष की हूँ। मुझे ऐसा लगता है, अब पार्टी का सोच क्या है मैं नहीं बता सकती, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं जनप्रतिनिधि चुन के आती हूँ तो क्षेत्र की जो समस्या है उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी, लोगों से मिल के उनकी बात को सुनूँगी और जहाँ तक हो अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगी। क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं कि एक छोटा सा कहावत है ना कि गाँव में हल जुताई के लिए हम बैल खरीदने भी जाते हैं, तो उसका दांत को अच्छे से देखते हैं कि कितना दांत वाला बैल है, अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो क्षेत्र की जो समस्या है, क्षेत्र की जो जनता है, वो भी सोचती है कि हम अपना जनप्रतिनिधि कैसे चुन के लाए। क्या वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती है? क्या हमारी सड़क से लेके जेल तक की जो आवाज़ है उसको उठा सकती है? तो निश्चित रूप से मुझे लगता है रेल से लेके जेल तक की यात्रा मैं की हूँ, संघर्ष की हूँ। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि संघर्ष की कहानी क्रांति की जुबानी। तो निश्चित रूप से राजनांदगांव ज़िले में मुझे बहुत आशीर्वाद, प्यार, मान सम्मान मिला। और आज एक जिला पंचायत, छोटी सी जिला पंचायत से मैं शुरुआत की थी और आज शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे विश्वास जता के अभी 2 दिन पहले मुझे चाहे वो पूर्व में एआईसीसी मेंबर हो, एआईसीसी मेंबर के रूप में भी मैं बन के आई थी। और अभी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताई कि एक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता भी बनी हूँ। तो ये पार्टी का एक विश्वास ही है मेरे ऊपर। और निश्चित रूप से पार्टी मुझ पर अगर विश्वास जताती है तो मैं जीत के आऊँगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। और आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे जुड़ने का एक मौका मिला, लोगों की समस्याओं का बात रखने का एक सौभाग्य मिला। और निश्चित रूप से मैं पुनः आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद भाई कि मुझे आपके चैनल में
जोड़े 1 to 1 बात करने का एक मौका मिला, तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और मैं जनप्रतिनिधि नहीं भी रहूँगी तब भी मुझे जनप्रतिनिधि होने का कोई ये नहीं होगा, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर संघर्ष करने वाले को जनप्रतिनिधि और कोई पद की जरूरत नहीं है। और मुझे निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि ही नहीं, मैं अगर पद में भी ना रहूं, एक जनप्रतिनिधि ना भी रहूं, तो लोगों की समस्याओं को उतनी ही गहराई से सुनूंगी, उतनी गहराई से मैं समझूंगी जितनी गहराई से मैं आज समझती हूँ, और उतनी ही सजगता से मैं लड़ाई लड़ूंगी। और जहाँ मुझे लगे कि आवाज़ को अपनी बुलंद करना है, जिसके लिए लड़ना है, अपनी लोगों के लिए लड़ना है, तो उसके लिए मैं लड़ूंगी, आगे तक जरूर जाऊंगी। धन्यवाद। ये डोंगरगढ़ के वर्तमान विधायक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और आपको उनके कार्यों में कितना संतुष्टि लगा है? देखो, डोंगरगढ़ का विधायक का ही बात नहीं करती मैं, छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ के विधायक की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, इसलिए विधायक की बात कही जा रही है। तो मैं बता दूं, एक विधायक के लिए ये चुनाव नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ का चुनाव है। और निश्चित रूप से ये चुनाव एक विधायक के लिए नहीं है। आपका सवाल अगर ये हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में विधायकों की समस्या को लेके अगर आप बोले, विधायकों की बात करें, तो अच्छा लगेगा। एक विधायक ही क्यों, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में सारे जो विधायक है बहुत अच्छे ढंग से काम किए हैं, जिसका प्रतिफल आने वाले समय में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अभी देखा जाए तो आपकी ही पार्टी के विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र में है, तो आपको क्या लगता है कि उनको आप हटा करके पार्टी आपको टिकट देगी? देखो, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। टिकट मांगने का अधिकार सबको है। टिकट मांगने का अधिकार अगर मुझे, क्रांति बंजारे को है, तो टिकट मांगने का अधिकार एक उस कार्यकर्ता को भी है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पार्टी का झंडा उठाते हैं और पार्टी के विचारधारा में जुड़े हुए हैं। हर उस वर्ग के लोगों को टिकट मांगने का अधिकार है। और रही सवाल टिकट बांटने का, तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। जिसको भी टिकट देगी, अच्छे से दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे, और जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। अगर हमारे लिए टिकट मिलेगी तो निश्चित रूप से हम भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आप विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जनता का क्या एक प्रतिरूप आपको देखने को मिला? एकदम पॉजिटिव है। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार है, जो 75 पार का जो नारा लगा रहे हैं, अब की बार 75 पार, निश्चित रूप में अब की बार 75 पार होगा, और छत्तीसगढ़ में पुनः हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। चलिए, ये तो आप दावा कर रहे हैं सीधा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। अभी देखा जाए तो विधायक बनकर के अपने विधानसभा के लिए ऐसा कौन सा कार्य चाहते हैं जो अभी तक के पूर्ण नहीं हुआ है? मैं एक बार रिपीट क्वेश्चन प्लीज। अभी विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो विधानसभा के लिए आपने अपने विधानसभा के लिए ऐसा कौन सा कार्य करना चाहते हैं जो अभी तक के पूर्ण नहीं हुआ है? देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कार्य बचा होगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी हर वर्गों को छूने का प्रयास किए हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे कर्मचारी हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी मुद्दा एक विधानसभा में बचा होगा, और बचा भी होगा तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी, अभी 5 साल ही मिला है, आने वाला फिर 5 साल मिलेगा, आने वाला 10 साल मिलेगा। अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सबका विश्वास बढ़ा है। मतलब अब माना जा सकता है कि अब केवल और केवल कांग्रेस की सरकार ही विजय हासिल करते जाएगी? एकदम 100%। मेरे से ज्यादा आपको पता होना चाहिए, और मेरे से ज्यादा आपको पता है, मीडिया वाले हैं, तो आप किसी भी वर्ग को पूछ के देख लीजिए, जनता जवाब देगी कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया है। हाँ, जनता ही सबसे बड़ा जनता जनार्दन का जो फैसला रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। आप देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। भारतीय जनता पार्टी का सरकार में जितने शोषण हुए, जितने महिला प्रताड़ित हुए, हर वर्ग को वो प्रताड़ित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अपनी मन की बात करती है, अपनी मन की बात करती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी मन की बात करती है, और कांग्रेस सरकार लोगों की मन की बात करती है। आप देखे हैं नरेंद्र मोदी जी को, कभी वो जनता के हित में बात करते हैं, जनता के मन की बात करते हैं, युवाओं के मन की बात करते हैं, महिलाओं की मन की बात करते हैं, किसानों की मन की बात करते हैं? कभी नहीं। आप नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं तो आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी पिछले 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव को बहुत कुछ दिया है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, पेंट्री मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर, हॉकी स्टेडियम और ऐसे तमाम सारे चीज में आप देखें कि घोटालों में लिप्त थे। अगर वो अच्छा काम करते तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया था, उसका प्रतिफल मैं नहीं, आप ज्यादा जानेंगे। अच्छा काम करते तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आती क्या? कैसा काम किया था? पूरा घोटालों में लिप्त थी।
पूरे किसान वर्ग को जेल का रास्ता दिखाया है, जिसका प्रतिफल है कि यहाँ की जनता जनार्दन ने उसको वापस का रास्ता दिखाया और 14 सीट में सिमट गए हैं। अभी वर्तमान में आपकी सरकार है, आपकी सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका सबसे ज्यादा लाभ जनता ले रही है? देखो, हमारी भूपेश सरकार की फिर से मैं बोलना चाहूंगी, भूपेश सरकार ने कहा था अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ और जी। 2500 रुपया कुंटल में धान खरीदी, खरीदी। बिजली बिल हाफ और 36 ऐसे घोषणाएं की। बिजली बिल हाफ का देखा जाए तो अभी विपक्षी पार्टी जो है वो बिजली बिल हाफ के जगह पे वहाँ कई जगह पे धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। जिन लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं ना, उनको पूछिएगा, उनके बिजली बिल चेक कीजिएगा, सारे बिजली बिल में लिख के आता है कि किसको और कितना लाभ पहुंचा है, किसको और कितना छूट मिला है। वही मैं बता रही थी आपको कि किसानों का जितने भूपेश बघेल जी ने 36 घोषणा पत्र में 36 घोषणाएं लागू किए थे कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो 36 ऐसे घोषणाएं हैं जिसको हम पूर्ण करेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 36 घोषणाओं के अलावा भी 51 ऐसे घोषणाएं हैं जिसको भूपेश बघेल जी ने पूर्ण कर चुके हैं, जो घोषणा पत्र में था भी नहीं। 36 घोषणाएं थे लेकिन पूर्ण हो चुके 51। हाँ, 36 घोषणाओं के अलावा ऐसे ऐसे भी घोषणाएं माननीय भूपेश बघेल जी ने किए हैं कि जनता को दिए हैं, जो घोषणा पत्र में था भी नहीं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। अभी देखा जाए तो कल आने वाला कल भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो हमें और भी समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो आप भी उस भारत जोड़ो यात्रा में एक सदस्य के रूप में राहुल गांधी जी के साथ चले हुए हैं। तो क्या लगता है उनका ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कितना प्रतिशत सफल है? मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपको कि भारत जोड़ो यात्रा को आपके मीडिया के माध्यम से मुझे जवाब देने का मौका मिला। जी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म हुई थी। लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा हुई। राहुल गांधी जी 4000 के किलोमीटर की यात्रा किए। उस यात्रा में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे भी पूर्णकालीन भारत यात्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें ऑल इंडिया लेवल बेस में 120 लोगों को चिन्हांकित किया गया था, जिसमें राजनांदगांव जिले से, राजनांदगांव की धरती से अगर मैं नॉर्मल घर से अगर एक छोटी सी कार्यकर्ता को चिन्हांकित किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हूँ। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल रहा, तो भारत जोड़ो यात्रा 100% सफल रहा। बीजेपी वाले लोग क्वेश्चन करते थे, कभी टी शर्ट के नाम पे, कभी जूतों के नाम पे, कभी और किसी के नाम पे, तो मैं उन सारे लोगों को तब भी बोलती थी और अब भी बोलना चाहूंगी कि यूं ही यात्राएं सफल नहीं होती। वो यात्रा एक सद्भावना की यात्रा थी। मुझे भी लगता था कि हम जब यात्रा स्टार्ट किए तो यार रोड में ले चलने से कैसे भारत जुड़ेगा, कैसे मोहब्बत का पैगाम हम पहुंचा पाएंगे। लेकिन यात्रा के दौरान हमारी जो यात्रा थी ना, वो हर उस चीज को छूते गया है। 4 मौसम को छुआ, कभी बहुत गर्मी पड़ा, बहुत धूप था, लेकिन हमारी यात्रा रुकी नहीं। एक समय ऐसा है कि बहुत बारिश हुई पर भी हमारी यात्रा रुकी नहीं। ऐसा है कि बर्फबारी भी हुआ, हमारी यात्रा रुकी नहीं। ठंड भी हुआ, हमारी यात्रा रुकी नहीं। हमारी जो यात्रा है वो 4 मौसम का सामना करके आगे बढ़ते गया और वो एक सीख देते गया। सद्भावना की यात्रा थी वो। लोगों का प्यार, हुजूम जो उमड़ता था, लोगों का प्यार जो मिलता था, रास्ते में घंटों लोग इंतजार करते थे सिर्फ और सिर्फ राहुल जी को देखने के लिए कि राहुल जी इस यात्रा से आएगी। उसको मिलना नहीं होता था उन लोगों को। उन लोगों को तो ये भी पता नहीं होता था कि इतने भीड़ में हम राहुल जी को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक झलक, वो एक झलक बेसब्री से इंतजार करते थे। घंटों लोग इंतजार करते थे कि राहुल गांधी जी इस रोड से चलेंगे और बस हमारी नजर उस पर पड़ जाए तो हम क्या ही माने। तो वो यात्रा एक सद्भावना की यात्रा था, प्यार का यात्रा था। और वो एक यात्रा अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो देश है ना, वो भाईचारे के नाम पे, जाति पाति के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है। लोगों को लोगों से तोड़वाने का, लड़वाने का काम किया जा रहा है। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग निरंतर लगे हुए हैं। अगर हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो हमको एक जगह, एक परिवार, एक आपस में हम अगर हैं, आसपास अगर हमारा घर है, तो हिंदू को ये डर लगने लगता है कि यार मैं कहीं हिंदू बोल दूं तो मुस्लिम ना मार दे मुझे। ये डर लगता है कि मैं मुस्लिम हूं अगर बोल दूं तो हिंदू ना मार दे। हिंदू, मुस्लिम और जाति पाति के नाम पे जो तोड़वाने का जो काम किया है ना लगातार, उसको
तोड़ने का, जोड़ने का एक यात्रा थी। राहुल जी जात पात के धर्म पे एक समानता का परिवेश लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये देश में निवासरत हर वो व्यक्ति, निचले स्तर हो चाहे उच्च स्तर हो, हर वो व्यक्ति को ये लगे कि ये देश हमारा देश है और हम अपने देश में स्वतंत्र हैं। लेकिन आज जो नफरत का जो भाव फैलाया जा रहा है, लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमारा जो देश है उसमें हम स्वतंत्र हैं। जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने जो सोच रखी थी, जो कल्पना हमारे पूर्वजों की थी कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वो धर्मनिरपेक्ष का जो देश है, आपस में भाईचारा का है, भाई भाई एक समान का है, वो सोच कहीं ना कहीं मिटती जा रही थी, जो नफरत के भाव में फैला रहे थे। तो राहुल जी का जो सोच था, सद्भावना की यात्रा थी, हर वर्ग को ये लगे कि ये हमारा अपना देश है और हम अपने देश में स्वतंत्र है, सुरक्षित है, तब जाके हमारा भारत देश का जो सपना है वो साकार होगा। एक यात्रा महात्मा गांधी जी ने किया था जी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जी को पूरा 29 से 30 साल लगे थे भारत देश को समझने में। वो घूम रहे थे हिंदुस्तान में, वो समझना चाहते थे, लोगों को पढ़ना चाह रहे थे। आज राहुल गांधी ने दूसरी यात्रा की। राहुल गांधी जी की जो आवाज है उसको दबाया जाता है। वो मीडिया के सामने नहीं बोल पाते, वो सांसद में नहीं बोल पा रहे हैं। अगर सांसद में बोल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, तो उसको जो बोलते हैं ना गोदी मीडिया, वो दिखाते नहीं है। मीडिया कहीं ना कहीं दबा रही थी, तो कहाँ जाए, किसके पास बात रखे। तो राहुल जी की जो सोच थी, जो यात्रा है, मैं डायरेक्ट मैं जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों के बीच में जाके समझूंगा कि लोगों का प्यार क्या है, लोगों का दर्द क्या है। और दर्द वही समझ सकता है कि लोगों के बीच जाए। और दर्द अगर आपको महसूस नहीं है तो आप बड़े नेता नहीं हो। वो आज जननायक बन चुके हैं राहुल गांधी जी। लोगों के दर्द को समझते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों को महसूस करते हैं, उनकी सोच को महसूस करते हैं। आज एक तरफ आप देखेंगे विपक्ष पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देखना, नरेंद्र मोदी जी कभी दो लोगों के अलावा तीसरे लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं नाम नहीं लूंगी, आप ज्यादा जानेंगे और जनता भी निश्चित रूप से समझ ही जाएगी कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से दो लोगों के अलावा बात नहीं करती। लेकिन राहुल जी को आप देखिए, राहुल जी हर वो वर्ग के बारे में बात करते हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, नौजवान हो, इस देश में निवासरत हर वो नागरिक के बारे में बात करते हैं। वो महसूस करते हैं, दर्द को समझते हैं और वो जननायक बन चुके हैं। हमें तो गर्व है कि उस भारत जोड़ो यात्रा में हम निश्चित रूप से हम कदम से कदम मिलाकर चले हैं। और उस भारत जोड़ो जो यात्रा थी, वो यात्रा नहीं थी, वो एक तपस्या थी। और तपस्या में निश्चित रूप से हम सफल हुए हैं और उसी तपस्या का प्रतिफल है कर्नाटक चुनाव। और निश्चित रूप से उस तपस्या का प्रतिफल मिला है और आज लोग समझने लगे हैं। जो बोलता है ना, पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूटता है, तो नरेंद्र मोदी का जो घड़ा है ना, वो फूट चुका है। लोग आज समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक तरफ अगर है तो वो अपने मन की बात करेगा, जनता के हित की बात नहीं करेंगे। और एक तरफ राहुल जी है जो लोगों को समझते हैं, सुनते हैं, लोगों की मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात नहीं करते हैं। चलिए क्रांति जी, ये तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा एक देश से लेकर के, देश प्रेम को लेकर के उससे रह गई। अब थोड़ी सी कुछ आपके सवाल की बात कर लेते हैं कि भैया आप पिछले समय देखा जाए तो आप जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस में जो गुटबाजी नजर आई थी, आपको भी शायद एहसास हुआ था, तो उसके कारण आपको पराजय का सामना करना पड़ा था। देखो, गुटबाजी कहीं नहीं थी, और गुटबाजी अगर थी तो व्यक्तिगत का रहता है, और निश्चित रूप से अगर पराजय है तो एक हार के बाद जीत ही है। आप बताइए कि मैं अगर जिला पंचायत रहती तो क्या भारत यात्री बनती जी? आज मैं अगर भारत यात्री बनी हूँ तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सोच है कि मैं भारत यात्री में बहुत बड़ा मेरे लिए टैग है। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ। और गुटबाजी अगर कहीं दिखती है तो वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। वो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे क्या है, कहाँ है, कैसा है। कि आप अभी वर्तमान जो डोंगरगढ़ विधानसभा है उसमें अपना प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं जो आपको चुनाव में चुनौती दे सके? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर एक प्रत्याशी, टिकट किसी को भी मिले, फिर से बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी का हर एक प्रत्याशी किसी को भी अपनी प्रतिद्वंदी नहीं मानती है। क्योंकि निश्चित रूप से भूपेश सरकार ने इतना सब चीज कर दिया है, इतना किया है कि भारतीय जनता पार्टी वाले टिक ही नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी आ जाए। तो मैं अपने सामने किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ। निश्चित रूप से डोंगरगढ़ विधानसभा की बात करें तो हम जीत के आएंगे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर लोगों के हित के लिए काम करें, जनहित के लिए काम करें।
पार्टी से टिकट मिलना ना मिलना वो तो आपने पहले ही कह दिया है कि ऊपर से ही होगा। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो आप जरूर जनता तक जुड़िए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। अभी आप सुन रहे थे क्रांति बंजारे को, और आज वो दावेदारी कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से लेकर के। अब देखने का विषय ये है कि क्रांति बंजारे को टिकट पार्टी देती है कि नहीं देती है, और अगर टिकट इनको मिल जाती है तो टिकट मिलने के बाद वो किन लोगों के साथ, कैसे कैसे लोगों के साथ और किन किन लोगों से मुलाकात करती हैं, उनके समस्याओं को समझती है और आगे वो विधायक पद का काम करेंगी। मैं सौरभ ताम्रकर, भास्कर दूत, राजनांदगांव।